इनफैक्ट आई रिमेम्बर आस्किंग यू ऑल्सो एक बार आई थिंक कि मेरा वो फिनिश नहीं हो पा रहा है कि मैं क्या करूँ बिकॉज मैं जितने बार भी मॉक्स भी देती थी इवन इवन दिस टाइम मैं फिनिश नहीं कर पाती थी एंड वो मेरा वहाँ पे हुआ एंड आई कुडंट आई रोट एवरीथिंग बट आई न्यू इट वाज नॉट अप टू द मार्क बिकॉज मैंने प्रैक्टिस ही नहीं करी थी तो दिस वाज माय लर्निंग फ्रॉम माय सेकंड अटेम्प्ट थर्ड अटेम्प्ट में मुझे पता था कि मैं कुछ करूँ या ना करूँ मुझे फेस टू डिस्क्रिप्टिव शुरू से करना है एंड मैंने अपना फर्स्ट आंसर आई रिमेम्बर लिखा था आपके ग्रुप में ही जो आपने ग्रुप बनाया था Right. फॉर प्रिपरेशन आरबीआई का क्लोज ग्रुप था उसमें आप यू हैड स्टार्टेड एक एसे सीरीज एंड ने कुछ टॉपिक दिया था एंड पॉवर्टी एलिवेशन पे एंड उस टाइम आई यूज्ड टू बी स्कैर्ड ऑफ डिस्क्रिप्टिव बिकॉज मुझे ऐसा लगता था कि जब मैं लिखने बैठती थी इवन दो आई हैव स्टडीड एवरीथिंग आई वुड जस्ट फील ब्लैंक आई वुड फील लाइक मैं इसमें क्या लिखूं क्या फ्रेम करूं कहाँ से स्टार्ट करूं कैसे आई वुड जस्ट फील ब्लैंक एंड उसके डर से मैं लिखना स्टार्ट नहीं करती थी बट दैट वाज द फर्स्ट डे आई थॉट कि no, I must start. And I wrote a very, very low quality essay. And you were kind enough to point out that, okay, these are the, good things about your answer. And then I read other answers and the group and those were really good. So उसके बाद तो मुझे realize हुआ कि नहीं, I have to start. So third time मैंने क्या किया ना कि um, uh, yeah, so I'll just mention it here only. Third time मैंने ये किया कि मेरे prelims के पहले I started with descriptive. And I gave it more preference. Like even after prelims, I gave descriptive practice more preference than even completing my syllabus because मेरे में ना वो एक hurdle था. Like I used to feel like अगर मैंने हर एक chapter अच्छे से नहीं किया, then I didn't have confidence. And that was something that held me back last time because मैं syllabus complete करने के चक्कर में जो most important चीजें होती है mocks देना, descriptive लिखना, वो मैंने last time नहीं किया था. Hi everybody, welcome to RBI Grade B Success Stories. आज जो हमारे साथ हैं उनसे हम डिटेल में बात करेंगे प्रिपरेशन कैसे की जाती है, जो अप्स एंड डाउन्स आते हैं प्रिपरेशन की जर्नी में उसको उसको कैसे डील करना है। तो ये सारी बातें होंगी। कई बार हम अपनी गलती से सीखते हैं, उसके बाद हमें दूसरों की गलतियाँ जब दिखाई देती हैं हम उससे भी सीखने की कोशिश करते हैं। जो दूसरों की सक्सेस स्टोरीज़ हैं, उन्होंने कैसे किसी पार्टिकुलर कंपोनेंट को, जो कि पूरे सिलेबस का कंपोनेंट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, सो उसको कैसे टैकल करते हैं, ये भी आपको सीखना रहता है लोगों की इंटरव्यूज़ को खास करके देख के, उनको सुन के। तो ये सब लर्निंग्स आपको आगे काफ़ी काम आएँगी क्योंकि कई बार ऐसा होता है और हमें भी मैसेजेस मिलते हैं बार-बार कि जब कोई कैंडिडेट उसे लगता है कि शायद वर्थव्हाइल नहीं है या फिर एफर्ट उतने ज़्यादा नहीं आ पा रहे हैं, रिजल्ट्स खास करके मॉक्स में, जब स्कोर काफ़ी कम आता है, तो ये काफ़ी डाउट्स क्रिएट हो जाते हैं बच्चों के मन में। सो इन सब से कैसे डील करना है, राइट? इससे रिलेटेड बात हम करेंगे एंड आज जो हमारे साथ हैं, सो शी हैज़ स्कोर्ड शी हैज़ सिक्योर्ड रादर AIR 2 इन RBI ग्रेड बी एग्ज़ाम। सो उनसे बात करते हैं। हाय अरबिना, वेलकम टू प्रैक्टिस मॉक। Hi, sir, and hi, everybody who's watching. Hi. ओके, सो सबसे पहले हम अरविना से पूछेंगे उनके उनके एजुकेशन बैकग्राउंड के बारे में क्योंकि आपका डाउट रहता है ये कई बार कि हम नॉन Hmm. इकोनॉमिक्स या फिर नॉन फाइनेंस बैकग्राउंड से हैं तो क्या हम ये एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हैं? सो उसी नोट पे Hmm. अरविना प्लीज़ इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। Okay. So मैं पहले बता देती हूँ सबको प्लीज एक्सक्यूज माय वॉइस थोड़ी सी खराब है सो या आई एम अरबीना दे I am from Jamshedpur, which is better known as Tata Nagar because it was the founding place for the Tatas. It's in Jharkhand, so I've been brought up here, and I am a lawyer by profession. मैंने I graduated from National Law University, Calcutta, or NUJS in 2020. After that, I started working at a law firm in the banking and finance practice areas. So wahan pe I had some interaction with RBI because we had to get some kind of approvals from RBI. So thodi interaction thi, but not much. Mostly I worked with public sector lenders like banks and NBFCs also. They were financing many of these projects in the renewable energy sector, and so I worked in that capacity as lenders counsel, and it was a fun 1.5 almost 1.5 years that I spent there. But मुझे पता था that ultimately I wanted to do RPI, so I quit that before my second attempt so that I could focus 4-5 महीने में अच्छे से focus
3-4 महीने आई थिंक मेरे पास थे, मैं अच्छे से फोकस कर पाऊँ बिफोर माय सेकंड अटेम्प्ट, सो आई क्विट दैट जॉब। एंड मेरे सीनियर्स बहुत कोऑपरेटिव थे, इनफैक्ट मेरे जो पार्टनर थे उन्होंने पर्सनली काफी इंटरेस्ट लिया, एंड दो ही वाज नॉट फुली सपोर्टिव ऑफ माय डिसीजन टू जॉइन द पब्लिक सेक्टर, बट ही वाज सपोर्टिव। एंड बट अनफॉर्चुनेटली आई कुडंट क्लियर, मतलब फेज 2 का मैंने प्रीलिम्स क्लियर किया था, सेकेंड अटेम्प्ट का प्रीलिम्स क्लियर किया था, बट आई कुडंट क्लियर द फेज 2 दैट टाइम। तो उसके बाद आई rejoined another company. It is where I'm currently also working till now. It is a London-based technology company, and ये basically हम regulatory technology sector में है, and I work there as a legal expert in the anti-money laundering and payments segment. So that's my profile. ओके, सो बीइंग अ लॉ ग्रेजुएट यू मस्ट हैव फेल्ट कि सिलेबस बहुत डिफरेंट है। बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जो Hmm. हो सकता है शायद एजुकेशनल बैकग्राउंड से अगर हम उसको रिलेट करें, ग्रेजुएशन में वो सारे पार्ट्स नहीं पढ़ाए गए होंगे। सो व्हेन यू Hmm. एक्चुअली डिसाइडेड दैट यू हैव टू अपीयर फॉर दिस एग्ज़ाम, क्या-क्या डाउट्स थे मन Hmm. में? क्योंकि अभी अभी भी काफ़ी सारे डाउट्स आते हैं। इनफैक्ट मॉर्निंग में भी एक कैंडिडेट ने ग्रुप में मैसेज किया था कि क्या Hmm. हमारा एजुकेशनल बैकग्राउंड ये बहुत बड़ा हर्डल बन सकता है, स्पेशली जब वो नॉन इकोनॉमिक्स या फिर नॉन फाइनेंस बैकग्राउंड के हो तो इसके बारे में फिर से एक बार ना थोड़ा-सा बता दो आप, ताकि बच्चों के मन में Yeah. थोड़ा कॉन्फिडेंस आए। Hmm. So, मैं क्वेश्चन को पार्ट में लेती हूँ कि फर्स्ट पार्ट बीइंग कि आपका अगर नॉन इकोनॉमिक या नॉन फाइनेंस बैकग्राउंड है, तो can that be a hurdle? And a very, I would like to emphasize a lot on this answer that not at all, because even in our current batch, we see a lot of bankers, yes, we see a lot of corporate employees like me, we see lawyers, we see people from literature backgrounds as well. So, in fact, अगर आप official notification पढ़ोगे, तो RBI itself encourages people from diverse backgrounds to apply. They want people, they want diversity, and that's very, very evident in their profiles of the people who apply for it. And in fact, they also encourage freshers to apply. So I don't think कि you know आपका प्रोफाइल आपको किसी भी तरह का ऑब्स्टेकल दे सकता है, एटलीस्ट ऑफिशियली। नाउ कमिंग टू द सेकंड पार्ट कि doubts in terms of covering syllabus because you're from in not non finance background, हाँ थोड़ा सा तो आपको एक्स्ट्रा एफर्ट डालना पड़ेगा, but that's the fun part also I feel, because many students who go for UPSC, many students who go for yeah, engineers go for UPSC, right, mostly, and कितने तरह के बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स जाते हैं इस एग्जाम के लिए। तो मैंने इसे ऐसे ही अप्रोच किया था कि दिस इज एन एग्जाम व्हिच इज मेंट फॉर एनीबॉडी हु वांट्स टू वर्क विद द गवर्नमेंट, विद in the public sector. They can apply, and I didn't think of it as an obstacle really, because आई फेल्ट ये डिजाइन ही ऐसे किया गया है कि आप एफर्ट डालोगे थोड़ा बहुत बेसिक लेवल पे तो आपका ये होगा। इनफैक्ट आई वाज वेरी ईगर कि मुझे थोड़ा इकोनॉमिक्स के बारे में पता चलेगा, मुझे थोड़ा फाइनेंस के बारे में पता चलेगा, एंड ज्यादा टेक्निकल नहीं आती है, वो तो जॉब के बाद जो भी ट्रेनिंग वगैरह होगा। सो आई डोंट थिंक कि यू शुड बी स्कैर्ड एट ऑल। Okay, alright. So you mentioned that this was your third attempt. So या what were the mistakes the last 2 times that you corrected, and how did you start your journey then? जी, सो yeah, so firstly I will just start with my journey Okay, towards these examinations. So मैं फोर्थ ईयर में थी अपने कॉलेज के, लॉ इज अ 5 year कोर्स, okay, इंटीग्रेटेड कोर्स, एंड थर्ड ईयर के एंड में आई सिक्योर्ड अ ऑफर, and that was very important to me personally before I venture into any kind of exams, because वो security मुझे चाहिए थी। And being a law in law school, I had a lot of my seniors and friends prepare for UPSC, एंड मेरा भी था कि हाँ शायद मैं पॉलिसी मेकिंग की तरफ जाऊंगी, लेट्स प्रिपेयर फॉर यूपीएससी, एंड मैंने 1.5 years वो किया भी, एंड सो फोर्थ ईयर पूरा मैंने उसमें डिवोट किया। एंड टू बी ऑनेस्ट मुझे मतलब या आई स्टडीड एंड आई हैव बीन अ स्टूडियस काइंड ऑफ पर्सन, तो मुझे ठीक है मजा आया नए चैप्टर्स पढ़ने में, नए सब्जेक्ट्स पढ़ने में, व्हाटएवर, बट आई जस्ट डिडंट फील इट। मुझे ऐसा लग रहा था कि ठीक है उतना इंटरेस्ट नहीं लग रहा कि मैं इसके बाद क्या करूंगी, क्योंकि मुझे तभी रियलाइज हुआ कि यार मेरा जो एक्चुअल इंटरेस्ट है दैट इज इन अ मच मोर नीश एरिया। आई एक्चुअली वांटेड टू वर्क फॉर इकोनॉमिक पॉलिसी and not in the administrative side of things. And that is when I decided that
ओके लेट्स लुक फॉर समथिंग जो इस एरिया में है, ना कि इतना ब्रॉड है. सो आई गॉट टू नो अबाउट द इंडियन इकोनॉमिक सर्विस एग्जाम एंड आई वाज हैप्पी फॉर अ बिट बिफोर आई फाउंड आउट दैट उसके लिए मास्टर्स इन इकोनॉमिक्स की जरूरत पड़ती है, एंड दैट वाज अ वेरी डिसअपॉइंटिंग डिस्कवरी फॉर मी. तभी मुझे आरबीआई के बारे में नहीं पता था, इस पोस्ट के बारे में. तो आई थिंक फेट इंटरवीन्ड एंड मुझे इस एग्जाम के बारे में पता चला इन माय फिफ्थ ईयर. एंड देन आई थॉट दैट इससे बेटर चांस क्या होगा. यू आर लिटरली द सेंट्रल बैंक इज आस्किंग यू टू कम वर्क विद इट डायरेक्टली, एंड यू नो इट्स द मॉनेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, पॉलिसी मेकिंग वो ही करती है. सो आई थिंक एज अ पर्सन विद दैट नॉन इकोनॉमिक्स बैकग्राउंड, दिस वाज द बेस्ट अपॉर्चुनिटी दैट कुड लुक फॉर. तो उसके बाद मैंने डिसाइड किया कि मैं और कोई एग्जाम नहीं करने वाली, एंड आई विल गो फॉर दिस एग्जाम. एंड आई प्रिपेयर. बट अगेन लास्ट ईयर था, कोविड भी था 2020 में, तो थोड़ा सा तो हल्के में लिया मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट. एंड जैसा मुझे पढ़ना चाहिए था, आई लाइक not at all up to the mark. I gave my first attempt, and though I missed it by a small margin, I realized that it had chance and luck had a huge role to play, and I cannot leave it to that next time. मुझे दो findings, like मेरी दो learnings थी after my first attempt. First, I really have to buckle up my, I have to be prepared a lot for quant, because that was something that I just cannot leave it up to chance. एंड सेकेंडली जीके जो मुझे करना है वो मुझे काफी इन डेप्थ करनी पड़ेगी, बिकॉज जैसे वी जनरली अप्रोच, उससे पहले मैंने क्लैट एग्जाम दिया था तो उसका लेवल थोड़ा अलग होता है. इसका जीके मुझे पता चला कि काफी इन डेप्थ पूछते हैं, तो मुझे वैसे करके प्रिपेयर करना पड़ेगा. दैट वाज माय लर्निंग फ्रॉम माय फर्स्ट अटेम्प्ट. तो इसको मैंने यूज किया इन माय सेकंड अटेम्प्ट. एंड व्हेन आई क्विट माय जॉब, मेरे पास जो टाइम था, मैंने इसे I worked on these two factors, even though मेरा quant फिर भी काफी it was very, I was in a very precarious state, but I cleared my prelims in my second time, because I made sure that I practiced quants almost every day, and I studied GK थोड़ा in depth. And उस time भी मैंने PM लिया था, PM का कोर्स लिया था, and उसका एक 500 MCQ का PDF आया था, जो कि मैंने पढ़ा था एग्जाम से पहले वाले दिन. एंड ऑब्वियसली उसका मॉक्स मैंने यूज किया था, बट वो PDF आई रियलाइज काफी हेल्पफुल थी. सो आई पास्ड प्रीलिम्स. बट इस बार क्या हुआ ना कि मैंने फेज 2 को बहुत हल्के में लिया, बिकॉज आई यूज टू थिंक दैट राइटिंग इज समथिंग दैट कम्स वेरी नेचुरली टू मी. मैंने इतना लिखा है, एंड माई लॉ स्कूल आंसर्स लिखे हैं, प्रोजेक्ट्स पेपर्स लिखे हैं, आई कुड पुल इट ऑफ, मैंने ये सोचा. But when you leave it to chance, the quality of your answers like really suffers. ये मुझे पता चला, because you have a little bit, like couple of seconds, चलो less than a minute at least, to frame your answers. You have to recall all the data points. उसी टाइम में आपको लिखना है. आप सोचने बैठ जाओगे तो फिर वो हो गया. Maybe you will end up with very good one answer, and then you're done. In fact, I remember asking you also एक बार, आई थिंक, कि मेरा वो फिनिश नहीं हो पा रहा है कि मैं क्या करूँ, बिकॉज मैं जितने बार भी मॉक्स भी देती थी, इवन इवन दिस टाइम मैं फिनिश नहीं कर पाती थी. एंड वो मेरा वहां पे हुआ, एंड आई कुडंट, आई रोट एवरीथिंग, बट आई न्यू इट वाज नॉट अप टू द मार्क, बिकॉज मैंने प्रैक्टिस ही नहीं करी थी. तो दिस वाज माय लर्निंग फ्रॉम माय सेकंड अटेम्प्ट. थर्ड अटेम्प्ट में मुझे पता था कि मैं कुछ करूँ या ना करूँ, मुझे फेज 2 डिस्क्रिप्टिव शुरू से करना है. एंड मैंने अपना फर्स्ट आंसर आई रिमेम्बर लिखा था आपके ग्रुप में ही, जो आपने ग्रुप बनाया था फॉर प्रेपरेशन. आरबीआई का क्लोज ग्रुप था. उसमें आप यू हैड स्टार्टेड एक ऐसे सीरीज, एंड ने कुछ टॉपिक दिया था, एंड पॉवर्टी एलिवेशन पे. एंड उस टाइम आई यूज्ड टू बी स्कैर्ड ऑफ डिस्क्रिप्टिव, बिकॉज मुझे ऐसा लगता था कि जब मैं लिखने बैठती थी, इवन दो आई हैव स्टडीड एवरीथिंग, आई वुड जस्ट फील ब्लैंक. आई वुड फील लाइक मैं इसमें क्या लिखूं, क्या फ्रेम करूं, कहाँ से स्टार्ट करूं, कैसे. आई वुड जस्ट फील ब्लैंक, एंड उसके डर से मैं लिखना स्टार्ट नहीं करती थी. बट दैट वाज द फर्स्ट डे आई थॉट कि no, I must start. And I wrote a very low quality essay. And you were kind enough to point out that, okay, these are the, good things about your answer. And then I read other answers and the group, and those were really good. So उसके बाद तो मुझे realize हुआ कि नहीं, I have to start. So थर्ड टाइम मैंने क्या किया ना कि um, या सो आई जस्ट मेंशन इट हियर ओनली. थर्ड टाइम मैंने ये किया कि मेरे प्रीलिम्स के पहले आई स्टार्टेड विद डिस्क्रिप्टिव, and I gave it more preference
like even after prelims, I gave descriptive practice more preference than even completing my syllabus, because मेरे में ना वो एक hurdle था. Like I used to feel like अगर मैंने हर एक chapter अच्छे से नहीं किया, then I didn't have confidence. And that was something that held me back last time, because मैं syllabus complete करने के चक्कर में जो most important चीजें होती है, mocks देना, descriptive लिखना, वो मैंने last time नहीं किया था. इस बार I took a leap of faith, and ESI के मैंने बहुत सारे chapters ऐसे थे जो I was not at a comfortable level. I did not bother. I focused mostly on my current affairs and descriptive, and that actually sailed me through. So I would say that मेरी learnings ऐसे continuous रही हैं हर एक stage पे. अगर कोई smart होगा मेरे से तो वो हर चीज पहले ही समझ लेगा, and पहली बार में बहुत लोगों ने निकाला है तो वो मतलब उस तरीके से prepare करेगा. But this was my journey. So, talking more about your journey and how PracticeMock, helped you. So, Hmm. if you compare our mocks, quant, reasoning, English, and even GA, the Sampurna content with the original exam, so how would you grade it, and what are your suggestions कि हम उसको और further improve कर पाएँ? क्योंकि ये लास्ट ईयर ही स्टार्ट हुआ था, खास करके अगर हम संपूर्णा सीरीज की बात करें. सो ये एक थोड़ा हमारा फ्रेश अप्रोच था कि हम कैसे पीआईबी को होलिस्टिकली कवर करें. आरबीआई सर्कुलर्स हो गए, सेबी सर्कुलर्स हो गए. सो ये हमारा फर्स्ट अटेम्प्ट था लास्ट ईयर. सो फिर भी अगर कंपेयर करना हो क्वालिटी को, तो आप उसको कैसे 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 रेट करोगे, एंड हम उसको कैसे बेटर बना सकते हैं? Okay, so quality मैं उसको definitely I'll give it a very very high rating. Um, क्योंकि there's always room for improvement, so I'll stop there. I'll give it a very high rating. And मुझे सबसे I remember जब मैंने first time practice mock लिया था, I when I stumbled across your content, I just felt like, okay, this is something that's going to be really helpful. I knew about it, and I'd written a appreciate like a mail appreciating the, I don't know, it was very stupid of me at that point, because I just could see the effort that had gone into curating the content. Because see, there are very good other players also, and Right. I have been enrolled with them also, and they provide a wonderful support system. So I'm not going to be like वो बेकार है, they are good हम्म. too. But personally मेरे लिए ना, मुझे realize हुआ कि when I read PM content, I didn't feel like I'm getting lost in a sea of information. मुझे मैनेजमेंट से बहुत ज्यादा डर था. मेरे सेकंड अटेम्प्ट में ईएसआई में काफी अच्छे आए थे, एंड मैनेजमेंट, मेरे फ्रेंड्स ने भी जब मेरा मार्क्स देखा, दे कुडंट बिलीव, बिकॉज मैनेजमेंट इज सपोज टू बी द मोस्ट स्कोरिंग. मुझे मैनेजमेंट में इशू इसलिए था बिकॉज मैं पढ़ती थी और मुझे कुछ याद नहीं रहता था. जब मुझे डिस्क्रिप्टिव लिखना होता था, आई वुड जस्ट गेट लॉस्ट in the flow of things. But um, when I realized कि this is happening, what I did was, even before the exam, बहुत पहले मैंने 1 month dedicatedly PM का content उठाया for finance and management. And जब मैं management वहां से पढ़ रही थी, मुझे मुझे ऐसा लगा कि okay, this was missing, because बहुत ही structured content है वो. And when you read it, even for someone like me who used to get confused, this time around I didn't get confused between, say, leadership styles and leadership theories. उन्होंने बताया कि this is the difference, and ये रहा continuation. This is how the leadership theory is developed. यहाँ से start हुआ है ओहायो स्टडीज से, मैं भूल भी गई होंगी शायद. यहाँ से start हुआ है और उसके बाद वो यहाँ तक पहुंचा है, और इसके ऊपर इन्होंने वर्क किया है, फिर इसके ऊपर इन्होंने वर्क किया. सो यू हैव दैट प्रॉपर फ्लो ऑफ थिंग्स, and that helped me a lot in understanding and retaining also. So what I did was, मैंने जो 1 महीना dedicatedly इस पे spend किया था ना, मैंने चैप्टर पढ़ा, एंड रीड, मतलब जितना मुझे रिटेन हो पाएगा उतना ही मैंने बहुत शॉर्ट हैंड नोट्स बनाए थे, 1-2 पेज में फॉर ईच चैप्टर. से एक क्लासमेट के जो A4 पतली कॉपी नोटबुक आता है ना, उसमें मेरा फुल FM अकोमोडेट हो गया था. सो आई मेड दोस नोट्स, एंड उसका जो सब हेडिंग्स होते हैं चैप्टर में, नोट दैट डाउन एज वेल. आई वुड लाइक एडवाइस, इफ एनीबडी इज फॉलोइंग PM मॉड्यूल, वो सब हेडिंग्स नोट डाउन करो, एंड उसके नीचे जितने पॉइंट्स आप जॉट डाउन कर सकते हो याद रखने के लिए मेजर, वो करो. सो व्हाट हैपेंड वाज, उससे मेरा पूरा जो नोट्स था, इट वाज फ्लोइंग, इट वाज इजी फॉर मी, इवन फॉर यू पिक अप एनी चैप्टर, एंड उसमें मैं जस्ट एक बार अपने नोट्स पढ़ती थी, एंड आई वुड रिमेम्बर, ओके, दिस इज हाउ इट डेवलप्ड. सो FM का कंटेंट उसमें में काफी ज्यादा हेल्पफुल रहा है. आई वुड ऑल्सो से इन ESI,
So ESI ka, and I wouldn't suggest anybody to make notes on all the chapters of ESI, but for important chapters like poverty alleviation, sustainable development, जब मैंने पीएम का कंटेंट देखा, फाइन, दूसरे मॉड्यूल्स में, दूसरे मटेरियल्स में मैंने ये देखा है कि उसमें भी काफी अच्छे से एक्सप्लेन करा हुआ है, बट इतना ज्यादा एक्सप्लेन करा हुआ है कि मुझे समझ नहीं आएगा एज एन एस्पिरेंट कि मैं कौन सा लिखूं, कौन सा छोड़ूं, क्या करूं, मतलब what you need and what the examiner also needs is you need to know the definition, which you can show that yeah fine, I know the definition short में. After that you need to know what has happened in this field. So अगर मैं sustainable development पढ़ रही हूँ, जो मैंने पढ़ा है पीएम के कंटेंट में, I will get a brief overview right from Brundtland Commission to the latest COP. Even in their static material, they you guys incorporate latest news. तो फॉर एग्जाम्पल फिनटेक का भी जब मैंने चैप्टर देखा फाइनेंस में और फाइनेंशियल इंक्लूजन में, तो उन्होंने 1993 के स्कीम से स्टार्ट करा, आरबीआई के इनिशिएटिव से स्टार्ट हुआ है एंड लेटेस्ट तक है. तो मेरे दिमाग में तो वो एक फ्लो बैठ जा रहा है जब मैं वो चैप्टर पढ़ रही हूँ. तो उसको अगर मैं नोट डाउन करूंगी ना, तो एक दो पेज में भी मैंने मेन मेन चीज अगर नोट डाउन करी, तो मुझे उस टॉपिक से कोई भी क्वेश्चन आए, आई विल हैव समथिंग टू राइट. एंड बाकी चीजें तो आप न्यूज़पेपर पढ़ोगे, वो सबसे आप सब्सटैंशिएट करोगे, यू विल फिल इन द गैप्स. So I think PM ka content this way was really helpful, and I can't I have to be honest, it was I didn't find it in any other content that I used, at least in this matter. एंड रही बात कि मैंने और कौन कौन से कंपोनेंट्स यूज किए हैं, सो इफ मैं फेज 1 से स्टार्ट करूं, तो फेज 1 में मैंने फर्स्टली कुछ वीडियोस देखे, मैंने बुक्स नहीं उठाए थे फॉर कॉन्सेप्ट्स फॉर क्वांट एंड रीजनिंग, बिकॉज मुझसे नहीं होता, मुझे पता था. तो मैंने मेरिट शाइन करके एक चैनल है, दीज गाइस यूज्ड टू प्रिपेयर वीडियोस फॉर कैट, एंड बहुत अच्छे से वो समझाते, एकदम कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी मतलब रहती है उनके वीडियोस में. मैंने वो वीडियोस देखे थे टू गेट सम माय बेसिक्स करेक्ट इन क्वांट एंड रीजनिंग. एंड क्रिटिकल रीजनिंग वाज समथिंग दैट आई वाज गुड एट, सो मैंने ज्यादा टेंशन नहीं लिया इन फॉर पजल्स एंड एवरीथिंग, बिकॉज मुझसे वो वैसे भी नहीं होगा एग्जाम में, मुझे पता था. तो मैंने कॉन्सेप्ट्स देखे. आफ्टर दैट आई रिलाइड हेवली ऑन पीएम के सेक्शनल्स. इनफैक्ट मुझे ऐसा लगता है कि इफ यू आर लुकिंग फॉर सजेशन, मे बी सेक्शनल्स अगर आप बढ़ा दो क्वांट के तो काफी अच्छा होगा, बिकॉज आई यूज टू डू द सेक्शनल्स लाइक ट्वाइस थ्राइस मैंने करे होंगे, because those were good questions. I could rely on the level of those questions. Solutions too. तो मैंने क्वांट एंड रीजनिंग के सेक्शनल्स करे हैं क्वांट से काफी. मेरा मेजर प्रैक्टिस वहीं से रहा है, बिकॉज इवन इफ आई वुड प्रैक्टिस फ्रॉम समवेयर, आई नो दैट वो लेवल मेरा यहीं से आने वाला है, तो मैंने वो करा है. एंड अगेन फॉर ओवरऑल मार्क्स ऑल्सो, जी फर्स्ट फेज के जीए के लिए आई डेंट रिलाई ऑन पीएम मटेरियल, आई रिलाइड ऑन सम अदर मटेरियल, बट मॉक्स मैंने यहाँ से दिया. एंड मेरा जो एक्सपीरियंस था लास्ट टाइम का, सो दैट ऑल्सो हेल्प मी बिकम मच मोर कॉन्फिडेंट इन पीएम मॉक्स. आई नो दैट अगर मैं इसके मॉक्स दे रही हूँ फेज 1 के, तो मेरा मतलब अच्छा खासा प्रैक्टिस हो रहा है, बिकॉज उनका जीए भी काफी, मतलब पीएम का जीए इज ऑल्सो एग्जाम लेवल, जो भी बोल सकते हैं, मतलब अच्छा होता है. इट्स नॉट इजी एट ऑल, एंड इट रिक्वायर्स यू टू अप्लाई योर माइंड, एंड इट रिक्वायर्स यू टू कैच द स्मॉल थिंग्स. जब आप पढ़ रहे हो तो आप कैसी चीजें पढ़ रहे हो, कौन सी चीजें मिस कर रहे हो, ये मॉक देने से डेफिनेटली बहुत अच्छा क्लियर होता है. तो इनफैक्ट लास्ट के अगर आप 5 मॉक का जीके फिर से रिवीजन कर लो 80 क्वेश्चन और 400 क्वेश्चंस, तो वो तो डेफिनेटली करना चाहिए, वो बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा. एंड अगेन दिस टाइम ऑल्सो आई थिंक 500 एमसीक्यू का आया था जीए का, तो वो भी मैंने इस बार करा था, बिकॉज अगेन आई वैल्यू दैट अलॉट. सो ये रहा फेज 1. सो फेज 2 के लिए मैंने, एज आई मेंशन, कि स्टूडेंट्स के पास टाइम होगा ना, तो दे शुड स्टार्ट विद एफएम एंड मेक नोट्स. मैंने एक्चुअली क्या किया था, मुझे जल्दी थी, सो मैंने 2022 के मटेरियल से नोट्स बना लिया था 2023 में भी, बिकॉज आई वाज लाइक आई फेल्ट दोज वर आल्सो गुड नोट्स. मैंने वहां से बना लिया, एंड सो दैट मैं एक बार बना के उसे रेडी रख सकूं. आई रिलाइड ऑन एफएम कंटेंट ओनली फॉर एफएनएम, बिकॉज के थोड़ा सा गूगल सर्च भी किया था, but yeah, yeah. And for ESI, if you don't have time to cover all the chapters, do the important chapters from the course, because again, as I said,
उसमें जो करंट अफेयर का सेक्शन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको एक एक ब्लेंडेड फ्लोइंग स्टडी मटेरियल मिलेगा जो कि टॉपिकल होगा, जो कि आप यूज कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि आप बस थ्योरी पढ़ रहे हो, कॉन्सेप्ट्स पढ़ रहे हो, बट आप कैसे यूज करोगे आपको पता नहीं। तो वो प्रॉब्लम नहीं आएगी इफ यू रिलाई ऑन ऑन द कंटेंट। और अगर आप नहीं कर पा रहे हो सारे चैप्टर्स, तो मैं भी नहीं कर पाई थी, ऐसा है, मेरे पास टाइम था नहीं उतना, बिकॉज आई वाज वर्किंग थर्ड टाइम। तो मैंने क्या किया था कि जो चैप्टर टेस्ट होते हैं वो कर लिया था। तो इफ यू स्पेंड 1 आवर ऑन जो भी चैप्टर आपको इंपॉर्टेंट लगते हैं, उसमें भी काफी चैप्टर टेस्ट है, आई अंडरस्टैंड आप नहीं कर पाओगे सारे। तो एएसआई में कुछ चैप्टर है जो बहुत इंपॉर्टेंट लग रहे हैं आपको, आपके इंट्यूशन बोल रहे हैं ऐसा क्वेश्चन आएगा, एंड देन यू डोंट हैव द टाइम टू स्पेंड पूरा अ कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ टाइम ऑन डूइंग द चैप्टर। आप चैप्टर टेस्ट करो, उसके सॉल्यूशंस, वो जो एक्सरसाइज होता है वो काफी एनरिचिंग होता है मेरे लिए। मुझे सेटिस्फैक्शन आ जाती थी अगर मैं नहीं भी कर पाती थी पूरा चैप्टर, कि मैंने इसके 30 क्वेश्चंस कर लिए चैप्टर टेस्ट से, मुझे आ जाएगा, यहाँ से ऑब्जेक्टिव आएगा तो आई कैन आंसर इट। तो आप ऐसे भी यूज कर सकते हो कोर्स को। एंड दूसरी चीज ऑब्वियसली संपूर्णा यूज करी थी, संपूर्णा के क्विज यूज किए थे। एंड आई लाइक हाउ संपूर्णा के जो क्विज होते थे वो मतलब हाँ, वो पीआईबी आर्टिकल्स से मतलब आते जरूर थे, बट आप जो एक्सपेक्ट करोगे कि शायद ये आ जाएगा वो नहीं आते थे। तो हमेशा आपको फोर्स करते थे कि आप एकदम अच्छे से पढ़ो जो भी आप पढ़ रहे राइट। हो संपूर्णा को। यू कांट जस्ट बी लाइक हाँ पढ़ लिया ऊपर ऊपर से ही आ गया, नहीं। सो एवरी टाइम आई यूज्ड टू डू माई, इनफैक्ट जब मैं संपूर्णा के क्वेश्चंस करती थी या फिर सेक्शनल मॉक्स करती थी फेज 2 वाले, आई हैड माई नोटबुक ना, जिसमें मैंने मैंने मतलब फेज 1 से पहले से आई यूज टू मेक नोट्स ऑन जस्ट द फैक्ट्स ऑफ स्कीम्स एंड रिपोर्ट्स एंड व्हाट नॉट। उस पे मैं सॉल्यूशंस देख के नोट्स बनाती थी, इवन एग्जाम से 1 हफ्ते पहले तक। तो मुझे नहीं पता था कि ये कितना काम आएगा, बिकॉज मैं अभी नोट्स बना के आई डोंट नो, बट आई यूज टू लाइक ऑन टॉप ऑफ माई नोट्स मैं सॉल्यूशंस देखती थी संपूर्ण क्विज या फिर मॉक्स का, एंड यूज टू ओवर लाइक आई यूज टू एड लेटेस्ट जो भी डेटा होता था इन माई नोट्स, बिकॉज आई फील वो हेल्पफुल होता है। एंड संपूर्णा के अलावा एज आई मेंशन सेक्शनल मॉक्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने आफ्टर माय प्रीलिम्स ना, आई ओनली थिंग्स दैट आई डिड वाज डिस्क्रिप्टिव संपूर्णा, एंड ऑब्वियसली थोड़ा जीके एमसीक्यूज वगैरह दूसरे प्लेटफॉर्म से भी। एंड मोस्टली आई यूज टू स्पेंड लाइक ऑलमोस्ट हाफ ऑफ माई डे इन डिस्क्रिप्टिव एंड डूइंग द सेक्शनल मॉक टेस्ट ऑफ ईएसआई। इनफैक्ट मैंने शायद आपको एक मैसेज भी भेजा था कि ईएसआई का राइट। लास्ट 2 मॉक्स आप कब ओपन करोगे। सो बिकॉज आई यूज टू रिलाई हैवीली ऑन ईएसआई एंड एफएम सेक्शनल मॉक्स, बिकॉज उसमें जो क्वेश्चन का ब्लेंड होता है वो मुझे काफी पसंद आया। ईएसआई में दे हैड कॉन्सेप्ट्स, बट ऑल्सो बिकॉज एग्जाम में हम देख रहे हैं पैटर्न की करंट अफेयर्स ज्यादा हैवी हो रहा है, सो इट रिफ्लेक्टेड इन द मॉक टेस्ट ऑल्सो कि करंट अफेयर्स ज्यादा रहता था, कॉन्सेप्ट्स थोड़े कम, स्टैटिक थोड़ा कम, एंड एप्लीकेशन बेस्ड भी होता था मैनेजमेंट में, फाइनेंस में न्यूमेरिकल भी होता था। सो वो रेशियो अच्छे से मैनेज हो, मतलब मुझे रिफ्लेक्ट होता हुआ दिखा इन सेक्शनल्स। तो मुझे या दैट वाज वेरी इंपॉर्टेंट टू मी कि मैं सेक्शनल 10-10 दोनों के करूं, एंड इनफैक्ट उसके सॉल्यूशंस को भी मैंने कोशिश की थी जल्दी जल्दी एक बार रिवाइज करने की, बिकॉज आई फेल्ट दोस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड नाउ कमिंग टू द थर्ड पार्ट, डिस्क्रिप्टिव। डिस्क्रिप्टिव मैंने बहुत ही अलग अप्रोच फॉलो किया था, बिकॉज एज आई मेंशन कि मुझे कुछ भी याद नहीं होता था। लोग जो बोलते हैं ना कि मैंने ये पढ़ लिया एंड सडनली आई रोट एन आंसर एंड एवरीथिंग, मुझे नहीं समझ में अभी तक ये कैसे कर सकते हैं, मुझसे नहीं हुआ था लास्ट मोमेंट तक। सो आई डिसाइडेड दैट आई एम गोना ट्वीक दिस माय वे, and what I did was I used to open the descriptive tests, and so before I go into what I did for descriptive, I would just like to mention that anybody who's struggling with descriptive, I would like to tell you that all you need for acing descriptive is 30 to 40 days of continuous practice. Daily 3 to 4 questions, but continuous practice 30 to 40 days. Now आप इसको डिवाइड करोगे बिफोर प्रीलिम्स एंड आफ्टर प्रीलिम्स, एंड उसमें ज्यादा गैप नहीं हो सकता। सो इफ आई टेल यू, अगर मैं अपने नोटबुक से बताऊं तो मैंने फिफ्थ मैंने ये प्रेपरेशन ही एक्चुअली 15 मई से स्टार्ट करी थी, बिकॉज उससे पहले मैंने आईएफएससीए का फेज 2 दिया था, दैट्स द अदर एग्जाम, ओनली अदर एग्जाम दैट आई गिवन। ओके। तो 15 मई से मैंने स्टार्ट करा था, मैंने जीके वगैरह थोड़ा किया, बट 5 जून को मैंने डिस्क्रिप्टिव स्टार्ट कर दिया। 5 जून से 20 जून 15 डेज मैंने डिस्क्रिप्टिव प्रैक्टिस करी एवरी डे। फिर
21 जून से मैंने फेज 1 मॉक स्टार्ट कर दिया एंड वो चला आपका 8 तक, मतलब 9th को जुलाई था, 9th जुलाई को एग्जाम था, तो 8th तक आई गेव माय फेज 1 मॉक्स एंड देन आई पिक्ड इट अप इमीडिएटली आफ्टर माय फेज 1. So 15 days of descriptive practice before prelims and then the rest after prelims. तो ये आप देख लो, कैसे भी आप एडजस्ट करना चाहो कर लो. आई डोंट थिंक यू नीड एनीथिंग अदर देन दिस. ये 30-40 days का प्रैक्टिस विल बी वेरी गुड फॉर यू. आप फ्लो में भी रहोगे. So yeah, now coming back to how I did descriptive practice from the course. So I would open the test, I would open the test window and I would see the questions that are there and I would pick the questions that I want to answer for that day. And I would make sure कि चारों अलग अलग टॉपिक हो जो मैंने नहीं करे हैं. Anything from अगर मैं ESI कर रही हूँ तो I would do कि हाँ एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे हो और एक maybe education पे हो, something like that. And I would pick 4 different questions. I would close the window and I would like copy the questions and then I would spend at least 2 hours on preparing those questions. मैं जो पढ़ाई कर रही हूँ वो अलग है, मैं उसमें से नहीं देखती थी. आई वुड जस्ट डू गूगल सर्च, पीआईबी आर्टिकल्स, लेटेस्ट डेटा, लेटेस्ट रिपोर्ट जो भी है. I will take half an hour to 40 minutes on preparing those questions. I would jot down the points. एक बार पढ़ लिया, I would start the descriptive window and for जो भी time है, I would time myself. I would go according to the timer and write the 4 answers. And this is what I did every day, even for finance and management. मैंने management का कोई question देखा, ठीक है, मुझे अपने notes देख लिए, मैंने जो बनाए थे मैंने FM के, उसमें से मुझे क्या लिखना है इसमें और क्या एग्जाम्पल मैं दे सकती हूँ, जो भी देख लिया. बेसिकली मैंने हाफ एन आवर से ज्यादा नहीं स्पेंड किया ऑन प्रिपेयरिंग एवरी क्वेश्चन. और ऐसे करके मैं डिस्क्रिप्टिव लिखती थी, विच इज इफेक्टिवली चीटिंग इन मॉक्स, बट दैट्स हाउ आई कुड डू. एंड उससे मुझे 2 चीजें हुई. मुझे एक तो कॉन्फिडेंस आया कि मैं लिख सकती हूँ, फ्रेम कर सकती हूँ जो भी है टाइम के हिसाब से. एंड सेकेंडली जब एग्जाम आया उसके 1-2 दिन पहले मैंने अपने सारे आंसर्स पढ़े, तो उससे क्या हो गया कि हाँ ठीक है, मैंने तो जीके कर ही रही थी बट इससे मुझे एक अलग बूस्ट मिला कि इस टॉपिक में जितने भी इंपॉर्टेंट डेटा पॉइंट्स हैं मुझे अपने आंसर में मिल गए और मैंने एक बार लिखा हुआ है खुद ही, तो मेरे दिमाग में इजिली बैठा भी. एंड दिस इज हाउ आई प्रैक्टिस्ड डिस्क्रिप्टिव. सो डेली 4 घंटे अराउंड डिस्क्रिप्टिव को मैंने दिए हैं rather than focus on finishing syllabus इतना. So this is how I utilize the different components of your course. ओके। एक और क्वेश्चन जो बहुत बार पूछा जाता है एंड आपने भी उसके बारे में बात की है वैसे ब्रीफली अपने कॉन्टेक्स्ट में। सो डाउट ये है कि कैसे फेज़ 1, फेज़ 2 को इंटीग्रेट किया जाए? इसमें राइट बैलेंस बनाना क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट है। आप ये भी नहीं कर सकते कि फेज़ 1 की प्रिपरेशन ही चलती जा रही है 3-4 महीने और फेज़ 2 के बारे Yeah. में आपने नहीं सोचा क्योंकि लास्ट ईयर जो फेज़ 1 का लेवल था जीए का एटलीस्ट, वो क्वेश्चंस बिना फेज़ 2 के प्रिपरेशन के हैंडल करना बहुत ही मुश्किल था क्योंकि उसमें ऐसा नहीं है कि सिर्फ जीए, बैंकिंग या स्पोर्ट्स के क्वेश्चन ही आ रहे हैं, राइट? सो Mm. Mm. इसके रिगार्डिंग आपका क्या सजेशन रहेगा बच्चों के लिए जो कि दे आर फाइंडिंग इट वेरी डिफिकल्ट टू हैंडल दीज़ 2 फेजेस? ओके. तो मैं जस्ट आपको अपना, मैंने थोड़ा ट्रायल एंड एरर रहा है मेरा, सो मैं वो सब पे नहीं जाऊंगी. एंड आई विल जस्ट ट्राई टू गिव यू अ स्ट्रक्चर दैट आई थिंक विल बी बेनिफिशियल. तो फर्स्ट आई वुड से, आपके पास अभी टाइम है, अभी भी आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हो, तो स्टार्ट विथ फिनेंस एंड मैनेजमेंट. ठीक है, तो वो एक बड़ा पोर्शन है फेज 2 का. आप उसे करो, एक नोटबुक में एक नोट्स बनाओ, शॉर्ट, ज्यादा बड़े नहीं, बल्कि नहीं होने चाहिए. आप उसको 1 महीना आप काफी ज्यादा टाइम स्पेंड करो इस पे और कुछ मत करो. कीप इट असाइड वंस यू आर डन. Then you start with your quants and reasoning. Again, watch some videos, figure out which are the chapters that you're comfortable with, which are the chapters that can fetch you marks. All of this, ज़्यादा time spend मत करो, देखो 2-4 video and आप jot down करो the chapters that you're gonna actually, focus on. After that, pick up a book or pick up whatever videos on YouTube and get conceptual clarity. Spend 2, 3, 4 weeks, whatever. और कुछ मत करो इस टाइम पे. That's why I'm saying कि 3 week का मे बी अगर आप चाहो तो एक्सरसाइज पूरी हो सकती है. कॉन्सेप्ट आप क्लियर कर लो इन पर्टिकुलर चैप्टर्स के, बोथ इन क्वांट्स एंड quantitative aptitude and reasoning. After you're done with this, now you start practicing and you have to ensure that you keep up the practice till the exam. So at this point, you start with your quant reasoning practice and also your GA. GA में आप obviously normal GA भी करोगे and schemes and reports साथ में करोगे.
सो स्टार्ट विद दिस एंड स्कीम्स रिपोर्ट्स के मतलब फेज 2 के जो भी जीके हैं उसके आप शॉर्ट हैंड नोट्स बनाते जाओ। पूरी बनाने की जरूरत नहीं है बिकॉज आपको बस फैक्ट्स याद रखना है। तो आप नोट्स बनाते जाओ साथ में एंड यू डू योर जीए एज वेल एज क्वांट्स रीजनिंग्स एक साथ एंड समवेयर 10 to 20 days बिफोर योर प्रीलिम्स को पता चल गया नोटिफिकेशन आ गया, स्टार्ट विथ योर डिस्क्रिप्टिव प्रैक्टिस। डिस्क्रिप्टिव प्रैक्टिस आप कर लो अच्छे से, आप खराब कर रहे हो जो भी कर रहे हो डजंट मैटर। इनिशियली व्हेन आई स्टार्टेड मैंने इवैल्यूएट कराई थी अपनी डिस्क्रिप्टिव फ्रॉम अनदर सोर्स एंड मुझे बहुत बड़ा रियलिटी चेक मिला था जब मुझे बहुत ही पुअर मार्क्स आ रहे थे व्हिच वाज वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू एक्सेप्ट बिकॉज आई थॉट आई रोट गुड एंड दैट डिडंट कम फ्रॉम अ प्लेस ऑफ लाइक ego or anything. It's just that the requirement of this exam is very very different from what you're used to. तो राइट। उसमें आपको इंट्रोडक्शन शॉर्ट रखना है। इट डजंट मैटर इफ यू हैव रिटन अ वेरी गुड फ्लावरी इंट्रोडक्शन, आपको शॉर्ट रखना है 30 to 40 words. इट डजंट मैटर इफ यू हैव रिटन अ वेरी गुड बॉडी, इट हैज टू बी इन पॉइंट्स. In fact, this is a suggestion that I got from you also. कि आप तभी finish कर पाओगे when you're trying to keep everything in points. You can't just go on about everything. Write one para for every like aspect of the answer. तो yeah, तो ये सारी चीजें धीरे धीरे बेटर होंगी. You will see कि आपका पहला 2 3 4 दिन बहुत खराब जा रहा है descriptive, doesn't matter. 1 week बाद you will be on track. So 15 20 days प्रीलिम से पहले आप अपना descriptive practice शुरू कर दो. Continue with every other thing. And देन यू स्टॉप. ओके, बीच में मतलब सॉरी प्रीलिम्स से थोड़ा दिन पहले आपको करना पड़ेगा बिकॉज देन यू आल्सो हैव टू स्टार्ट विथ फेज 1 मॉक्स. तो आप देख लो मैक्स टू मैक्स आप 2 हफ्ते का गैप, 2 3 हफ्ते का गैप रखना बिफोर द प्रीलिम्स एंड आफ्टर. सो यू कैन स्टार्ट इन अ मैनर कि प्रीलिम्स के पहले जो फॉर 2 weeks होंगे उसमें यू विल बी गिविंग फेज 1 मॉक्स. तो उसके पहले तक you've had a good chunk of descriptive practice. Start in that manner. क्योंकि उसके बाद within the first 15 days, just before your prelims, you will be doing a lots of revision of the GK that you've been doing, and then you can obviously let the quant and reasoning practice be because आप फिर mocks करोगे, sectionals करोगे, so that should be sufficient. And right after prelims, you pick up your descriptive practice and आप उसे continue करोगे. उसके बाद all you need to do is 2 दिन निकाल के आप अपना वो notebook एक बार आप अच्छे से revise कर लोगे for FNM. And because you have been writing descriptive, तो different chapters की in management आपकी एक quick revision तो हो ही रही है. So that will help. So you do the revision of FNM जिसके आपने पहले से notes बना रखी है. उसके बाद आप किसी भी सोर्स का जीके कर रहे हो, स्कीम्स रिपोर्ट्स आपने कंटिन्यू करा था बिफोर प्रीलिम्स तक, उसे आप कंटिन्यू कीजिए, रिविजन कीजिए, डू द सेक्शनल मॉक्स मोस्ट डेफिनेटली. एंड इसके साथ मैंने और क्या करा था फ्रॉम व्हाट आई रिमेम्बर, या संपूर्ण किया था, क्विजेस करे थे, सेक्शनल मॉक्स किया था एंड अपने नोट्स का रिविजन किया था अलोंग विद डिस्क्रिप्टिव. ज्यादा टाइम होता नहीं है, सो आप 12 14 घंटे जो भी पढ़ोगे इन बिटवीन 2 weeks. इस बार बहुत कम गैप था. आप यही सब करोगे, डिवोट एटलीस्ट हाफ ऑफ द टाइम इन अपियरिंग फॉर मॉक्स, सेक्शनल या वट एवर, एंड बाकी आप रिविजन करोगे एंड न्यूज़पेपर रीडिंग भी करो. इट सीम्स लाइक अ टास्क कि इतना वैल्यूबल है टाइम. एंड एक में मुझे बहुत टाइम लगता था न्यूज़पेपर पढ़ने में बिकॉज जस्ट दैट्स व्हाई मुझे टाइम लगता है. तो इट यूज्ड टू फील लाइक बहुत ज्यादा वेस्ट हो रहा है, 1.5 hours कभी 2 hours. So even before exam, but I used to get up and get up early in order to compensate and read Mint के articles. And again here आप पूरा नहीं पढ़ पा रहे हो तो एटलीस्ट जो आर्टिकल्स सर भेजेंगे ग्रुप पे आप डेफिनेटली उनको पढ़िएगा अपने हिसाब से. एंड उसमें से आपको कॉन्सेप्ट्स मिलेंगे, सबकॉन्शियसली विल बी एबल टू पिक अप सर्टेन थिंग्स. इस बार जैसे ओएनडीसी पे एक 10 marker आया था, सो वो सारी चीजें आप, और मैंने आई रिमेम्बर आई used an editorial, the arguments that were used in an editorial on ONDC along with my my own thoughts, and I think वो काफी helpful था, at least मेरे perspective से. So newspaper भी आप पढ़ोगे in 20 days में, उसको आप छोड़ नहीं सकते because topical questions आते हैं. So that's all you need to do. And ज्यादा overthink मत कीजिए कि मेरा ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है, because आपके हाथ पे अब जितना होगा, क्योंकि अगर उन्होंने गैप 2 weeks का रखा है तो you know everybody has that 2 weeks, उसमें आपको prioritize करना पड़ेगा.
एंड बिना प्रैक्टिस के आप कुछ कर नहीं सकते. सो प्रायोरिटी आपको प्रैक्टिस को ही देना पड़ेगा, मॉक्स को. उसके बाद आप जीके करो, बिकॉज दैट्स द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग. और टाइम है अगर, तो डेफिनेटली गो थ्रू योर नोट्स, डू चैप्टर टेस्ट ऑन ऑल द द स्टैटिक कॉन्सेप्ट्स आल्सो. तो ये रहेगा मेरा सजेशन. ओके। एक और क्वेश्चन जो हमसे पूछा जाता है बार बार एंड अपने एंड से हम समझाने की कोशिश करते हैं स्टूडेंट्स को. सो द क्वेश्चन इज व्हेन इज द राइट टाइम व्हेन एक्चुअली कैंडिडेट्स शुड स्टार्ट पुटिंग थॉट्स इनटू इंटरव्यू इंटरव्यू प्रिपरेशन. बिकॉज फेज वन फेज टू का इतना कॉम्प्लिकेटेड ये हो जाता है साथ में कि उसके साथ साथ हम्म. इंटरव्यू के बारे में सोचना ये थोड़ा मुश्किल है. अपने एंड से हम हम्म. बच्चों को बताते हैं कि न्यूज़पेपर के आर्टिकल्स अगर आप ये थॉरोली रीड कर रहे हो आपके पास इतना कंटेंट हो जाएगा कि आप वहाँ पे ब्लैंक ना रहो. इसके साथ-साथ आरबीआई साइट पे बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, उनकी एनुअल रिपोर्ट है या फिर आरबीआई जो भी काम कर रही है, वो भी किसी न किसी वे में न्यूज़पेपर में आता ही है, राइट? तो आपका इस पे क्या सजेशन रहेगा कि वो सही टाइम क्या है, जब इनको सोचना स्टार्ट करना होगा हम्म. इंटर. हाँ, मैं बोलूँगी कि आप इन फेज़ 2 तक आप प्लीज़ मत सोचिए इंटरव्यू के बारे में, दैट्स नॉट हेल्पफुल. आप फेज़ 2 तक सिर्फ़ एग्ज़ाम के बारे में सोचिए. न्यूज़पेपर आप रीडिंग कीजिए, नॉट विद दिस अल्टीरियर मोटिव कि मैं इंटरव्यू क्रैक करूँगी और करूँगा. You read newspaper because you want to, be aware of the things that are happening in the economy and what RBI is doing. And once you start, you will actually start having fun to, to be in the mix of things, and you will understand कि okay, this is going on, this is the continuation of this news that I had read. So वो आपको एक अच्छा बेस देता है, जैसे आपने करेक्टली कहा. एंड इंटरव्यू के बारे में आप राइट आफ्टर फेज 2 सीरियसली सोच सकते हैं. ऐसे कुछ ज्यादा टाइम लॉस नहीं हुआ होगा मेरे हिसाब से. तो फर्स्टली फॉर इंटरव्यू, नो, यू नीड टू फाइंड अ गुड मेंटोर. इन द सेंस दैट अगर आपके आसपास ऐसे लोग नहीं हैं जिन्होंने ये इंटरव्यू दिया है पहले, और यू डोंट नो देम पर्सनली, और आपने नहीं दिया है पहले, तो फाइंड अ गुड मेंटोर. मैंने एक ग्रुप जॉइन करा था. इट इज रन बाय समवन कॉल्ड शिवम ऑन टेलीग्राम. सो वो बहुत अच्छे मेंटोर थे. सो फाइंड अ मेंटोर एंड उससे अपना प्रोफाइल आप एक बार जरा वेट कराइए, सी कि कैसे एक्सपेक्टेड क्वेश्चन आ सकते हैं, नहीं आ सकते. एंड to be honest, newspaper and very basic understanding of RBI's work is more than enough. They do not, if your profile is not in this sector, no, they don't expect you to know a lot. But what they do expect you is to have thorough understanding of your profile. At least that has been the pattern this time. New, panel members भी हैं, newly constituted है कुछ members at least in the interview board. So I don't know if this is a new pattern they're following, but आप अपनी लास्ट जॉब एटलीस्ट, अगर आपने इंजीनियरिंग करी है बट नाउ यू आर अ बैंकर, सो मेक श्योर कि आपकी अभी जो करंट जॉब है, लास्ट जॉब है, उसके बारे में अच्छे से जानो. ठीक है. और जैसे मुझसे दे चेयरमैन सर, दे ही एंड द अदर मेंबर्स आल्सो, he asked me a lot of questions on law, and I hadn't prepared that much. But the fact is कि I could recall what I studied, and I think that set a I could answer the questions, and that set a very comfortable pace for me also, because the first 10 minutes, they say it matters. So they want to know that what choices you have made in your life before you walk into that room, you have taken them seriously, you have given them, serious work, effort, and it doesn't matter if your choice seems illogical कि अभी मैं RBI क्यों कर रही हूँ इस background के बाद. It doesn't matter as long as you are being honest and you show commitment to your choices, that yeah, I was pretty good in this, but this is the reason now I'm choosing to do this. I think that conviction will come across, it will show, and that's all they need. They don't they're not after you that मुझे ऐसे ही प्रोफाइल का कैंडिडेट चाहिए या फिर यही आंसर्स चाहिए. So prepare your profile well, and HR part बहुत important है. So there, please be authentic, and no matter what anyone says, आपने कोर्स नहीं करा है, आपका गैप ईयर है, whatever, own it, okay, and have faith in the choices that you have made so far, and वो convey कीजिए. ये मेरा this is what I had tried. I knew that I had to be authentic. I couldn't fake कि मेरा ऐसे अचानक से बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, मैंने इसे बहुत परस्यू किया है. तो मेरी बहुत मिनिमल अंडरस्टैंडिंग थी इकोनॉमिक एंड फाइनेंस की. इनफैक्ट इंटरव्यू में मुझे एक क्वेश्चन भी पूछा गया कि आप फाइनेंशियल स्टेबिलिटी वर्सेस मॉनेटरी स्टेबिलिटी, आप व्हाट डू यू थिंक इज मोर इम्पोर्टेंट, एंड आप किस सेक्टर में ज़्यादा काम करना चाहेंगी, ऐसे.
तो मैंने बोला आई वाज़ ऑनेस्ट दैट सर द फैक्ट इज़ कि मेरा झुकाव और माय इंटरेस्ट इन दिस फील्ड इज़ वेरी at a nascent stage. The whole point of me wanting to work with this organization is that I understand these things much closer. So I can't have an opinion about this right now. I think after I work closely with these things in this area, only then can I have an opinion on it. And they bought it. They said, yeah, all right. So I don't know if they bought it, but at least they didn't pester me after that. But I was honest. And yeah, I think basically थोड़ी बहुत understanding of the economy, which will come from newspaper reading and getting a good mentor or RBI website. वो भी आप फेज टू के बाद ही देखें, उससे पहले आपको जरूरत नहीं है एवरी डे गोइंग टू आरबीआई वेबसाइट, स्पेशली इफ यू आर वर्किंग एंड ऑल. यू कांट मेक इट अ रेगुलर हैबिट, आई वुड से, अनलेस यू आर गिविंग अप समथिंग एल्स व्हिच इज नॉट लाइक वारंटेड एट दिस स्टेज. फेज टू के बाद आप रेगुलर वेबसाइट चेक कीजिए एंड उनका एक डॉक्यूमेंट भी आता है, फंक्शंस एंड वर्किंग ऑफ आरबीआई करके 200 पेज डॉक्यूमेंट है. उसको भी आप डेली थोड़ा थोड़ा पढ़ लेंगे तो आपको बहुत अच्छा प्राइमर मिल जाएगा उनके फंक्शंस का. एंड दैट इज व्हाट इज रिक्वायर्ड एट द मोस्ट. उससे ज्यादा आपको दे विल नॉट ग्रिल. तो क्वेश्चंस आपके प्रोफाइल से ही आएंगे. दैट्स व्हाट आई वुड से. ओके, ऑलराइट। अरबिना, आपने डिटेल में काफ़ी कुछ बताया हमें, एंड वैसे क्वेश्चंस जो एस्पिरेंट्स के दिमाग में आ रहे हों और बहुत ही हम ऐसे इसको बोल सकते हैं कि वो सीरियसली इम्पैक्ट करते हैं किसी के भी प्रिपरेशन जर्नी को, क्योंकि ये डाउट्स हम्म. बार-बार उनके दिमाग में आते रहते हैं, हमसे भी पूछा जाता है। सो अपने एंड से हम कोशिश करते हैं कि उनको बता पाएँ अच्छे से, एंड आपने काफ़ी बढ़िया तरीके से बताया उनको। आई होप कि काफ़ी ये सेशन काफ़ी काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल लगा होगा उनको। सो इसी नोट पे हम ये इंटरव्यू एंड करेंगे, एंड आपको आगे की जर्नी के लिए ऑल द बेस्ट। हमारी तरफ से बहुत-बहुत बधाई कि आप इस एग्ज़ाम में सिलेक्ट हुईं, एंड आई होप कि आपके इनपुट से आगे नेक्स्ट ईयर जो एग्ज़ाम होना है अभी इस साल, सॉरी, सो उसके लिए बच्चों को हेल्प भी मिले काफ़ी ज़्यादा। Yeah, thank you so much. And I was more than happy to appear for this session because I've truly benefited from the work that you guys put in. And I hope ki more students, should find it easier now to utilize the content that is out there. And I wish them all the best. Thank you. थैंक यू, एंड थैंक्स अ लॉट फॉर फाइंडिंग सम टाइम फॉर अस, बिकॉज़ वीकेंड पे सबको काम होता है, स्टिल यू केम हियर, एंड ओके, सो थैंक्स No, अ लॉट। that's not a problem at all. Thank you. Thank you. Bye. थैंक यू, बाय।